नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। बीजेपी को सत्ता में आए हुए पूरे 6 साल का सफर पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के 6 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल बेमिसाल के नाम से जश्न भी मनाया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि हमारे साथ इस वक्त एक्टिविस्ट नेहा भारती जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित पिछले 6 साल सच में बेमिसाल रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम, मेरा सवाल यह है आपसे कि आप कैसे देखती हैं, जिस तरीके से अभी आप देखे होंगे कि बीजेपी के 6 साल पूरे हो गए सत्ता में आए हुए, तो वो जश्न मना रहे हैं कि 6 साल बेमिसाल। क्या सच में पिछले 6 साल बेमिसाल रहे हैं? 6 साल बेमिसाल रहे हैं या नहीं रहे वो तो खैर मैं ही नहीं, वो पूरा भारत कह रहा है। इनफैक्ट भारत के बाहर के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत के 6 साल कैसे रहे हैं। शायद इन्होंने ये कहा था जब ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो इन्होंने बोला था कि किस्मत वाला चाहिए या बदकिस्मत, इस तरह का कुछ इन्होंने डायलॉग मारा था अपनी एक सभा में कि आपको क्या कहते हैं, अपना बेटा चाहिए, आपको किस्मत वाला चाहिए, किस्मत वाली सरकार चाहिए या बदकिस्मत सरकार चाहिए, इस तरह से कहा था। पहली बात तो आपको किसी का बदकिस्मत या किस्मत वाले कहने का आपको हक नहीं होता, पर आप घमंड में थे बहुत ज्यादा और आपने घमंड में आकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी। उसके बाद 6 साल जो हुए हैं, पहली बात जो 5 साल थे, अगर हम इन 6 साल से पहले की 5 साल पहले की जो बात करें, जो पहले की सरकार थी, अभी तो ये नई-नई थोड़ा 1 ही साल हुआ है। हाँ, वो ही दूसरी शायद बार सबसे, सत्ता में आए हुए। हाँ जी, दूसरा बार सत्ता में आए हैं, क्योंकि जो पिछले 5 साल रहे, अगर हम उनकी भी बात करें, तो शायद सबसे मनहूस साल रहे हैं। मेरी नज़रों में सबसे मनहूस साल रहे हैं। और उसके बाद जो छठा साल रहा, उसके लिए तो ख़ैर हम मतलब 2019 के बाद उसके बाद तो ख़ैर जितना हम कह लें कि शायद इससे मनहूस हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता था, इससे ज़्यादा खराब भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता था। और 2020 की अगर हम बात करें तो वो इतना ज़्यादा खराब साबित हुआ, उसको हम रोक सकते थे, हमारी सरकार उसको खराब होने से रोक सकती थी। 2020 में बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं भारत में, दिल्ली में बहुत बड़े दंगे होते हैं, हमारे यहाँ कोरोना वायरस आ जाता है, मज़दूर लगातार मर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को रोक सकते थे, हमारी सरकार इन चीज़ों को रोक सकती थी, बट नहीं रोका। 6 साल बेमिसाल की बात करें तो 6 साल बेमिसाल जब मनाए जा रहे थे, जब मज़दूर ट्रेन के नीचे आके मर रहे थे। लोग पैदल सड़कों पे मर रहे थे। सड़कों पे मर रहे थे, जब हम पटरियों पे ये देख रहे थे कि छोटे-छोटे बच्चों के खिलौने पड़े हैं। वहाँ पर हम ये देख रहे थे कि लोगों ने भूख का हमें वहाँ पर नाम निशान मिलते हैं, एक तरीके से भूख के, वहाँ पर रोटियाँ मिलती हैं और वहाँ पर लोगों के कहीं न कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैर पड़े हैं। जो तस्वीरें भी दिखाई दी थी, वो वाक़ई में दिल दहला देने वाली थी। कहीं ऐसे तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं अपनी मतलब कि डेड बॉडी अपनी उसकी माँ-बाप वहीं मरे पड़े हैं, वो बिलख रहे हैं बच्चे। कई ऐसी तस्वीरें थी जो उनके पैरों में जो मज़दूर पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, वो बिसलेरी की बॉटल उसमें बाँध के चल रहे हैं। और कई ऐसे तस्वीरें हैं वो जिसे वो अपने छोटे-छोटे बच्चों को जो काँवड़ बना के उसमें कंधे पे रख के लेके जा रहे हैं। अपनी माँ को, बुजुर्ग माँ को भी गोद में उठा के 600-600 किलोमीटर पैदल चलने की वो हिम्मत कर रहे हैं। दिल दहलाने वाली बात तो ये थी कि जब एक औरत चिल्ला रही थी कि मेरा पति घर पे मर गया है, अपने बच्चे के साथ बैठी थी और वो पुलिस से गुहार लगा रही थी कि मुझे जाने दो, मेरा पति गाँव में है और मर गया है, मुझे जाने दो। पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। ये हालत हुई है। एक आदमी, मतलब आप ये सोचिए कि एक आदमी जो जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है और एक हाथ में बच्चा है, उसने एक पहिए वाला कुछ वो था, एक क्या कहते हैं, लकड़ी का फट्टा टाइप कुछ था, उस पर अपनी बीवी को बिठाया और 800 किलोमीटर उनको लेकर चला और वो पहुंचा अपने घर। उसके पैरों पे हमने देखे कि छाले पड़े हुए थे बड़े-बड़े। बहुत बुरी हालत थी। तो हमारी बीजेपी 6 साल बेमिसाल का जश्न मना रही थी। जब हमारे भारत वाक़ई में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लास्ट टाइम जब देश को संबोधित कर रहे थे, लॉकडाउन 4 शुरू होने से पहले, लॉकडाउन 3 जब खत्म हो रहा था, तो उन्होंने एक वाकया बोला था, एक शब्द बोला था, आत्मनिर्भर। तो ये जो आत्मनिर्भर है, वो सच में जो मज़दूर हैं, उनको देखने को मिला, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी उनकी। वो खुद जो वो सोचते थे कि अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हमें जितना भी चाहे 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर, चाहे 400 किलोमीटर जो भी जाना होगा, हमें अपने दम पर चलना होगा।
पहली बात तो मुझे इस बात पे मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि उन्होंने ये बोला कि आत्मनिर्भर बनो। यानी अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं थे। इसका मतलब हम अभी तक सरकार पे निर्भर थे। नहीं, मतलब हम अपने घर में रोटी खा रहे हैं, सरकार हमें दे रही है। मजदूर कमा रहे हैं, सरकार उनको दे रही है, क्योंकि सरकार ने सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए, जैसे ही सरकार आई थी 6 साल पहले, उन्होंने सबके अकाउंट में 15-15 लाख दे दिए थे। उन पे हम निर्भर हैं, अभी तक अपना रोजी-रोटी जो है उससे ही कमा रहे हैं, उससे ही खा रहे हैं। उसके बाद तो हमारा पूरा भारत वो काम करता ही नहीं, मजदूर जो है वो काम करते ही नहीं। तो मतलब सबसे मेन बात ये थी उनकी कि उन्होंने ये बोला कि आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो बीजेपी ये बताए कि अगर आत्मनिर्भर बनना होता है तो आत्मनिर्भर हम आपके ऊपर भी हैं, आपके ऊपर निर्भर हैं अभी तक। अब हम तो कैसे आपके ऊपर निर्भर है? आज तक बीजेपी ने भारत के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या कर लिया? सबको पता है ये सरकार सिर्फ पूंजीपति जो है उन्हीं की सरकार है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अभी जो रघुराम राजन जी जो है उन्होंने ये कहा था कि आपको जो 12 करोड़ परिवार ऐसे हैं हमारे भारत में, 12 करोड़ परिवार जो ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के आसपास है या गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने रघुराम राजन ने ये कहा, राजन जी ने ये कहा था कि आप मतलब जो सरकार है उनके लिए ये कहा था कि आप सबके अकाउंट पे अगर 7,500 रुपए डिलीवर करते हैं, 7,500 रुपए सबको देते हैं, तो आपका करीब करीब 65,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इतने में 12 करोड़ परिवार, 12 करोड़ परिवारों का 7,500 रुपए रकम छोटी नहीं होती, और एक मजदूर के लिए जहां वो भूखा मर रहा हो उनके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। अगर आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, अगर आप यही काम सिर्फ 65,000 करोड़ का ये काम कर दें कि सबके अकाउंट में 7,500 रुपए पहुंचा दें, तो सब अपनी रोजी रोटी जो कर लेंगे कई दिन तक, कम से कम जो लॉकडाउन हुआ है उसमें तो गुजारा कर लेंगे। पर ये लोग 50 पूंजीपतियों का, जिसमें से मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ऐसे बड़े बड़े नाम जो इन सरकार के हैं, वो 50, सिर्फ 50 पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए वो माफ कर सकती है सरकार। 68,000 करोड़ पर 65,000 करोड़ लगा के 12 करोड़ परिवारों का देख नहीं सकती। ये नहीं देख सकती कि उनकी रोजी रोटी चल जाए, उनको खाना मिल जाए। क्यों? क्योंकि उन पूंजीपतियों से उनकी सरकार चल रही है। जो सारा पैसा जाता है इलेक्शन में वो पूंजीपति देते हैं। अब उनका पैसा माफ कर दिया बैंकों ने। अब ये बताइए कि जो 12 करोड़ परिवार हैं, आखिर 12 करोड़ ही नहीं कहूंगी मैं, गरीबी रेखा में नहीं आने वाले, जो लोग मिडिल क्लास हैं लोग, उनके भी घर आज खाना पीना नहीं है। वो कहां से अपनी रोजी रोटी करे? वो अभी तक आत्मनिर्भर थे, पर सरकार उनको क्या देगी अब, ये सोचने वाला है, जो हो ही नहीं रहा है। एक सवाल और, जैसे कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछली सरकार यानी पिछले कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, तो जो योजना कांग्रेस सरकार चलाई थी, ये लगातार उसका विरोध करते आए थे। जैसे मनरेगा हुआ, तो मनरेगा को उन्होंने इतना बड़ा मतलब फंड उन्होंने फिर जारी किया। उसके बाद पिछली सरकार की बुराई ये करते थे अपने रैलियों में कि ये सरकार सिर्फ पैकेज पे पैकेज देती है और वही काम खुद करते हैं। वो जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज की घोषणा करते हैं, बिहार के लिए जब चुनाव होता है पैकेज की घोषणा करते हैं, और यहाँ पर भी पैकेज की घोषणा कर दिए। तो क्या ये पैकेज जो घोषणा किया जाता है, ये वाकई में गरीबों जिसके लिए ये घोषणा किया जाता है उसको फायदा भी होता है, या बस एक सिर्फ मन से खड़े होके एक मतलब उस वक्त खुद बचने का एक तरीका निकाला जाता है? देखिए, हम ये जानते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, 70 साल। हाँ। और अगर कांग्रेस ने हमारा देश चलाया है, उनको 70 साल तक किसी ने चुना है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने काम किए हैं। कांग्रेस ने काम किया है, तभी लोगों ने उनको चुना है। और 70 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, बहुत बड़ा वक्त होता है। बीजेपी सरकार एक ऐसी है जिसे खुद नहीं पता कि वो कर क्या रही है। हमारे यहाँ एक अनपढ़ को प्रधानमंत्री जी बनाया जाता है। बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी बोलूंगी कि एक अनपढ़ इंसान को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो अभी तक झोला छोला झोला की बात करते आए हैं कि हम झोला है और झोला छापे हम लेके चल लेंगे, हमारा क्या है। एक हमारे यहाँ जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनको गृह मंत्री बनाया जाता है। एक जो सिर्फ भगवादारियों की बात करते हैं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनको एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उसके बाद ये जब कहते हैं कि जो पहली सरकारें थी, देखिए पहली सरकार की आप बात ना करें तो अच्छा होगा। पहली सरकार ने
बहुत कुछ किया है, ये सबको मालूम है। और अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे कि वो पैकेज देती आती थी, तो वो पैकेज जिसको भी देती थी उसको कम से कम काम तो आता था। आप पैकेज देते हैं, किसको देते हैं? इन्होंने ये कहा दिल्ली सरकार के लिए कि ये मुफ्त का देते हैं, मुफ्त का देते हैं। उसके बाद ये खुद भी उसी रणनीति पे आ गए। इन्होंने कहा कि हम लड़कियों को साइकिल मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे। मतलब आपको चलना दूसरों की ही उस पे है, राह पर ही है। आपको जो दूसरे कर रहे हैं वो ही करना है, पर उनकी बुराई भी करनी है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। अभी आपने यूपी का भी जिक्र किया, तो एक सवाल और मन में आ रहा है कि यूपी में जिस तरीके से जो काम सत्ता को करना चाहिए, वो इस समय अगर देखा जाए तो विपक्ष कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के जो मजदूर हैं, यूपी बिहार जो जाना चाहते हैं, तो आप देखे होंगे कि नोएडा ये गाजियाबाद बॉर्डर पे किस तरीके से फंसे हुए हैं, वहां पर कितने ज्यादा मतलब लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो उनको घर पहुंचाने के, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रियंका गांधी जो है वो बसों का इंतजाम करती हैं, 1000 बसों का। वो परमिशन मांगती हैं, चिट्ठी लिखती हैं यूपी सरकार से कि परमिशन दिया जाए हमें ये बॉर्डर इनको क्लियर करवा के इनको घर तक छोड़ने के लिए। लेकिन दो दिन पहले तो लगता है जवाब देने में यूपी सरकार को, उसके बाद जवाब भी देते हैं तो ऐसा जवाब सुन के अजीब सा लगता है। वो कहते हैं ठीक है, आप ये जो बस है मैं परमिशन देता हूं, सब क्लियरेंस करवा के उसके बीमा वगैरह जो भी ड्राइवर है उसका आधार कार्ड वगैरह सब करवा के आप उन बसों को लखनऊ भेजिए। ये सोचने वाली बात है, मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर वो बस एक बार वहां पर जाएगी लखनऊ, फिर लखनऊ से वहां से क्लियर होके वहां से मतलब कि आदेश देंगे योगी जी, तो वहां से फिर बॉर्डर पे आएगी, फिर यहाँ से मजदूर लेके जाएगी। तो इसके लिए प्रियंका जी ने मना किया कि हम वहां पर नहीं पहुंचा। इससे क्या होगा, आर्थिक ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार खाली बस को वहां पहुंचाओ, उसके बाद फिर यहाँ ले आओ। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि हमें यही परमिशन दीजिए कि हम यहीं से मजदूरों को उठा के तो ले जाए। तो ज्यादा जब प्रेशर पड़ा तो आज ये अभी ताजा ये खबर आ रही है कि योगी जी ने अब जाके परमिशन दिया है कि ठीक है, आप 500 बस नोएडा जिलाधिकारी को सूचित कर दीजिए, वहां पर सौंप दीजिए, और 500 बस गाजियाबाद। देखिए, इस सरकार की खूबियां तो इस सरकार में इतनी है कि हम गिने तो शायद कम पड़ जाती है कि कुछ भी। देखिए, इस सरकार में सबसे मेन बात, जो सरकार चलाने का काम होता है वो उन लोगों का होता है जो खुद बहुत पढ़े लिखे हो। हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम दिल्ली सरकार में बात करें, बहुत एजुकेटेड लोग आते हैं। हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो उसमें भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो पढ़े लिखे हैं, तब आप हम अगर वो कुछ गलत कहेंगे तो हम सोचेंगे। बट ये जब गलत करते हैं तो हमें लगता है कि तो बेवकूफ है, ये तो बात ही ऐसे करेंगे। हमारी सोच अब इस तरह की बन चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि जो बात करेंगे वो ठीक नहीं होगी, वो गलत ही होगी। इन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है अभी, इन्होंने ये कहा है कि मजदूर है, मरते हैं तो मरने दो, हम अपने देश को देखते हैं। इन्होंने इतनी बड़ी बात करी है कि मजदूर है, मरते हैं तो मरने दो। मैं ये पूछना चाहूंगी कि इन मजदूरों में बहुत से मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। इन मजदूरों में अगर एक भी पूंजीपति होता ना, एक भी पूंजीपति अगर मर गया होता वहां पर, तो सारी सरकार अभी तक वहां पर लगी पड़ी होती कि हमें कैसे इस चीज को ठीक करना है। पर वो गरीब हैं, वो मर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्या जाता है, वो पहले भी हमें वोट दे रहे थे, वो आज भी हमें वोट देंगे, क्योंकि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको हम किसी भी तरह से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अब बात करें प्रियंका गांधी जी की, कि जो काम, देखिए 6 साल से जो काम हमारी सरकार को करना चाहिए वो शायद सरकार कर ही नहीं रही है। तो इसीलिए विपक्ष को आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को तो करना ही है, सरकार तो चलानी ही है अभी। और ये हर चीज को क्या करते हैं कि राजनीतिकली कर रहे हैं, राजनीतिकली कर रहे हैं। तो जनाब, अगर आप राजनीति में है ना, तो आप जो भी काम करेंगे उसको राजनीति में ही गिना जाएगा। और आप देश का भला कर रहे हैं, बस लोगों को उतना ही चाहिए। लोगों के, ये लोग, अगर मेरे घर में कोई भी सरकार 10,000 रुपए भेज रही है, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि वो राजनीतिकली कर रही है या नहीं। मैं ये देखूंगी कि मुझे उससे फायदा हो रहा है। मैं जो सरकार चुनकर आई हूं, जो चुनकर लाई हूं अपनी सरकार, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छी है। ये उस चीज को भी राजनीति में धकेल देते हैं। राहुल गांधी जी ने काफी सारे लोगों से भी बात करी है, जो बहुत अच्छा निर्णय था। बहुत बड़े बड़े लोगों से बात करी है, वहां पर सब कुछ सामने आया है। अगर सरकार भी इसी तरह की रणनीतियों को सामने लाए, इसी तरह बड़े बड़े लोगों से बात करे जो बहुत एजुकेटेड है, जो बहुत ऊंची हस्तियां हैं, उनसे अगर बात करे, तो आपको पता चलेगा कि कोरोना किस तरह से
कम हो सकता है, लॉकडाउन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। पर इस सरकार को किसकी सुननी है? ये सरकार सिर्फ 2 ही लोगों की है। अमित शाह जी को प्रधानमंत्री जी की सुननी है, प्रधानमंत्री जी को अमित शाह जी की सुननी है, और इन दोनों को आपस में उलझकर पूरे देश को बर्बाद करना है। ये इस सरकार ने कर लिया है। और अगर हम बात करें, देखिए हमारे यहाँ भारत में किस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, सिर्फ सरकार की बातें बता रही हूँ। तो विपक्ष के लोग, जो मतलब विपक्ष मीन्स हमारे विपक्ष जो लोग हैं, जो इस सरकार के सपोर्ट में है, वो हमें गालियां देते हैं। आप सुनिए तो सही, एटलीस्ट आपको एक बार समझना चाहिए कि हमारी सरकार उन लोगों के भी कितना काम आ रही है, उन लोगों के भी कुछ नहीं काम आ रही। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग, उन लोगों के साथ भी मेरी सहानुभूति है कि वो लोग इतने बुरी तरह शायद हिप्नोटाइज हो चुके हैं, अनपढ़ हैं शायद बेचारे, तो इसलिए उनके साथ मेरी सहानुभूति है। आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है उनको भी होश ठिकाने आएंगे जरूर, और इस सरकार का चेहरा सबके सामने आएगा। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी को इतने हल्के में क्यों लेते हैं, जो इस वक्त अभी सत्ता में है, तो जो इस वक्त सत्ता में है वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर उनकी बात माना गया होता तो शायद ये जो देश में इतना बड़ा कोरोना का जो संकट आ गया था शायद ना आता, क्योंकि आने से पहले उन्होंने आगाह कर दिया था कि सरकार को कि आप अलर्ट रहिए, मतलब तबाही आने वाली है। लेकिन उस वक्त उनको, उनके ट्वीट को, उनके मतलब कि जो मैसेज होता है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बाद फिर अभी जब जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था, तो लॉकडाउन में राहुल गांधी जी ने कहा था एक्चुअली, जो जिस तरीके से ऊपर बैठ के, जो सेंट्रल जहां पर मतलब कि लॉकडाउन लगा दी है, जहां पर रेड जोन घोषित कर दी है, जहां पर ग्रीन जोन, जहां पर ऑरेंज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार को ऊपर से क्या पता, ये उसको तो वो पता होगा जो लोकल है, डीएम को पता होगा, स्टेट गवर्नमेंट को पता होगा, वहां से मतलब करिए। तो उन्होंने ये बोला था कि जो रेड है वो ग्रीन है, जो ग्रीन है वो रेड है। तो उनके इस बयान को क्लिप काट के बीजेपी के जो लोग हैं, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्लिप काट के बाकायदा उसको मतलब कि अपने वायरल करवाया था ट्वीट पे। तो अब लेकिन बाद में फिर मानना पड़ा, बाद में अब जो गवर्नमेंट आखिरकार लॉकडाउन 4 में उन्होंने यही कहा कि ठीक है, आप मतलब कि स्टेट को पूरे दे, आप अपने हिसाब से करिए। तो इसको कैसे देखती हैं आप? पहले तो नहीं माना जाता, मजाक बनाया जाता है, लेकिन बाद में जब खुद पड़ता है तो फिर वो ही करते हैं। देखिए डॉक्टरेट का इस्तेमाल जो होता है ना, सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुआ है। जेएनयू की बात कर लें हम, जेएनयू में इस तरह के नारे इन्होंने डॉक्टरेट का इस्तेमाल करके बदल दिए गए कि इन्होंने देशद्रोही का नारा लगा। तो डॉक्टरेट का इस्तेमाल होने ही कब लगा? जब ये सरकार आई। तो इनका एक काम है कि किसी भी चीज को इस तरह से पेश किया जाए लोगों के सामने, जैसे वो बात थी सोने और आलू वाली। कि आप वो एक्चुअली सोना निकलेगा। जी एक्चुअली वो जो बात थी वो मोदी जी की ही थी। उन्होंने बोला था कि मोदी जी ने ऐसा कहा था, लेकिन उसे काट के क्लिप को एडिट करके इस तरीके से वायरल कराया गया कि और मैं यकीन से कह सकती हूँ आज भी भारत के 50% लोग ये ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे भी होंगे, जिनको आज शायद यही लगता होगा कि राहुल गांधी ने ये बात कही है। क्यों? क्योंकि इस तरह से गोदी मीडिया ने उसको फैलाया, इस तरह से उस वीडियो को वायरल किया गया कि लगे कि हाँ भाई उन्होंने ही कही है। तो हमेशा से ये होता आया है। और सरकार जो है, जो अगर हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऋषि कपूर जी है जो मतलब मुझे कुछ उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, ना ही मैं बोलूंगी। तो उन्होंने एक बात कही थी, अदालत, आपकी अदालत कोई शो आता है, वो भी इनके ही अपने बंदों का है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी की आप बात क्यों नहीं करते? उन्होंने ये पूछा था रजत शर्मा ने कि आप राहुल गांधी की क्यों बात नहीं करते? तो उन्होंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी में ऐसी कोई बात ही नहीं है। पहली बात, राहुल गांधी के पास इतनी डिग्रियां हैं जितनी शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी सोची भी नहीं होगी। उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बाहर रहकर आए हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं करती हूँ, मैं पार्टी किसी भी पार्टी को, मेरे लिए जो भी पार्टी इस सरकार में होगी, जो भी इस सरकार में होगी, अगर वो गलत काम करेगी तो हम उसके गलत बोलेंगे, जो भी सही काम करेगा हम उसके सही बोलेंगे। हमारा काम यही है, हमारा काम किसी का पार्टी का फेवर करना भी नहीं है। तो अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, जो उन्होंने अभी निर्णय लिया कि लोग बड़े बड़े लोगों से बात की जाए और उसको वीडियो को सबको दिखा के किया जाए कि उन्होंने क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है जिससे भारत बच सकता है कोरोना के आड़ में आने से, कोरोना गायब हो सकता है हमारे भारत से। और कहीं ना कहीं वो सही साबित हो भी रहा है।
जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं उसी पे सरकार चल भी रही है। और अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने ट्वीट ही नहीं किया था, राहुल गांधी ने चिट्ठियों में लिख लिख कर सरकार को दिया था। राहुल गांधी हो गए या विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने ये लिख कर दिया था 17 मार्च से पहले, जब 17 मार्च को हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा था कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं। 17 मार्च को जब उन्होंने ये कहा कि कोरोना कुछ है ही नहीं, उससे ही पहले राहुल गांधी जी हो गए, काफी सारे लोगों ने लिख कर दिया था कि आप लॉकडाउन कर दीजिए, भारत के बड़े बुरे हालात आने वाले हैं, भारत में बहुत बुरी तरह कोरोना फैलेगा। बट किसी ने नहीं सुना, और फिर हमारे यहाँ 1 लाख से आज 1 लाख से ज्यादा केस आ गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं ये देखिए ना, हम थालियां बजा रहे हैं, हम दिए जला रहे हैं, हम ये सब काम कर रहे हैं। कल को अगर मुझे लगता है कि भक्ति इतनी बुरी तरह बढ़ चुकी है कि कल को अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल दें कि आपको अपनी छत पे से जाकर कूद जाना है क्योंकि उससे कोरोना खत्म होगा, तो शायद कई सारे भक्त कूद जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। आप जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सामान है अपना, जो आप वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, देश में हमारा रोज इतना खाना खराब हो जाता है। आज मजदूर को देखिए, एक एक रोटी के लिए मोहताज है। चलिए मैम, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।